स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलौर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इस मौके पर वो एक नए साइकेट्री ब्लॉक, सेंट्रल लेबोरेटरी एंड हॉस्टल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति बेलगावी में एक नए कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगी। दिल्ली में जल्द ही दोस्तों एक नया कॉलेज खोला जा सकता है, जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। ये कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 नए परिसरों के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। वहीं दुनिया भर में बहुत से लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं और पनामा उन देशों में से एक है जहां हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी लोग पहुंचते हैं। लेकिन 2024 में एक राहत भरी खबर आई। पनामा के प्रवासन अधिकारियों ने बताया कि 2024 में 3 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने डेरियन गैप पार करके पनामा में प्रवेश किया। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला 2025 के लिए संचार व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रालय ने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को शहर और मेला क्षेत्र में उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने और नेटवर्क को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत शहर में 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और 328 नए टावर तथा 575 नए बेस ट्रांसमिशन स्टेशन लगाए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी में कोई रुकावट ना हो। भारत में 2020 में ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन 2019 के मुकाबले करीब 7.93% कम हुआ। संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भारत ने बताया कि आर्थिक विकास के साथ साथ कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी घटता जा रहा है। 2005 और 2020 के बीच भारत से कार्बन गैसों का उत्सर्जन 36% कम हुआ है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंजाब हरियाणा सीमा पर जो किसान विरोध चल रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार वही पालन करेगी और उसी के हिसाब से कदम उठाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार किसान नेताओं से बातचीत करेगी ताकि मामला सुलझ सके, तो उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस साल फरवरी-मार्च में इसरो एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मदद से अब मोबाइल फोन से सीधे अंतरिक्ष में कॉल की जा सकेगी। इस मिशन में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की अहम भूमिका होगी। ये खास इसीलिए है क्योंकि पहली बार कोई अमेरिकी कंपनी भारत से इतना बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा रही है। नए साल में राज्य सरकार ने डीजल पर वैट टैक्स को 6% घटा दिया। अब हाई स्पीड डीजल पर 23% की बजाय सिर्फ 17% टैक्स लगेगा। इसका फायदा उन कारोबारियों को होगा जो बल्क में डीजल खरीदते हैं और जो पहले सस्ता डीजल खरीदने के लिए पड़ोसी राज्यों से खरीदारी करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब और ज्यादा सक्रिय हो गई है। पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी को भी उनके ही गढ़ में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दरअसल कांग्रेस पहले ही 2 सूचियां जारी कर चुकी है जिसमें उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नए साल 2025 के शुरुआत में मणिपुर सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक अच्छा तोहफा दिया। दरअसल मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 31 दिसंबर को ऐलान किया कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 7% बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, खासकर नए साल में। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम बिल्कुल लिखना ना भूलें। इसी के साथ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकाल देना चाहिए और उनकी जगह बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इस नीति पर विचार करना चाहिए। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो जनवरी से मार्च 2025 तक 4.73 लाख करोड़ रुपए से सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इस कदम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए बाजार से धन जुटाने का लक्ष्य है। आरबीआई ने यह भी बताया कि वो नीलामी प्रोसेस को बाजार की सिचुएशंस और अन्य जरूरी कारकों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी रुकावट के चलाएगा और उधारी को समान रूप से वितरित करने की कोशिश करेगा।
वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर आने का अनुमान जताया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में आने वाले 3 दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। दोस्तों, पीएम मोदी दिल्ली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। खास बात यह है कि वो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए 1700 नए घरों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अशोक विहार में इन मकानों की चाबी खुद लाभार्थियों को सौंपेंगे। इस योजना का मकसद है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेहतर और साफ सुथरा माहौल दिया जा सके, जिसमें वे हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से अपनी जिंदगी जी सके। साथ ही नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 12,500 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ताकि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना फंड से दिल्ली के लिए 1200 करोड़ रुपए की अलग से मदद की जाएगी। मतलब दिल्ली में अब भीड़भाड़ और प्रदूषण से राहत पाने के लिए कुछ ठोस काम होने जा रहे हैं। इसी के साथ योगी सरकार ने देर रात 46 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें कई बड़े अधिकारियों के कामकाज में बदलाव किया गया है। अब दीपक कुमार से गृह विभाग का चार्ज लेकर ये जिम्मेदारी फिर से संजय प्रसाद को दे दी गई है। दरअसल चुनाव के समय चुनाव आयोग के आदेश पर संजय प्रसाद से गृह विभाग का चार्ज हटा लिया गया था। तब से ही ये बात चल रही थी कि उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और अब वही हुआ है। साथ ही उत्तर रेलवे की तरफ से जानकारी मिली है कि दिल्ली आने और जाने वाली लगभग 24 ट्रेनें चल रही हैं। साथ ही 16 ट्रेनों के टाइम में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से ये अनुरोध किया है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का सही टाइम जरूर चेक कर लें। वहीं अगली खबर, भोपाल के रविंद्र भवन में 3 से 6 जनवरी 2025 तक 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है। इसे मध्य प्रदेश विज्ञान और टेक्नोलॉजी काउंसिल और भारत सरकार की नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने मिलकर आयोजित किया है। ये खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए है, जहां उन्हें अपने विज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट और इनोवेशन दिखाने का मौका मिलेगा। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई स्टूडेंट है जो साइंस में रुचि रखता है तो इसे मिस मत करना। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ कोयम्बटूर में एक बड़ी घटना हुई। वहां पर एक LPG टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके बाद गैस का रिसाव होने लगा। यह हादसा उपलिप्पी लाइम फ्लाईओवर पर हुआ, जब टैंकर कोच्चि से कोयम्बटूर की ओर आ रहा था। जैसे ही दुर्घटना हुई, रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है ताकि कोई भी खतरा ना हो। वहीं हाल ही में विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों को बांग्लादेश तटरक्षक बल के हवाले किया है। ये मछुआरे तटरक्षक बल द्वारा भारत को सौंपे जाएंगे। इसके बदले में भारत भी बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा करेगा, जो कि एक अच्छे इरादे के तहत किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने गलती से कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था, जो समुद्री सीमा पार कर बांग्लादेश की जल सीमा में चले गए थे। साथ ही CBI ने मुंबई में बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी ब्रांच में तैनात अपने एक डिप्टी SP के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर आरोप है कि उसने अपनी जांच के दौरान कुछ लोगों से अनुचित लाभ लिया। एक अधिकारी ने बताया कि CBI ने आरोपी के पास से 55 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला 2025 के लिए संचार व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रालय ने बताया कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को शहर और मेला क्षेत्र में उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने और नेटवर्क को बेहतर बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत शहर में 126 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और 328 नए टावर तथा 575 नए बेस ट्रांसमिशन स्टेशन लगाए गए हैं, ताकि कनेक्टिविटी में कोई रुकावट ना हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लव जिहाद पर की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद और रिलीजियस कन्वर्जन को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इल्लीगल कन्वर्जन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। वहीं देखिए, सरकार ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है और इसके एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
वहीं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने बताया कि दिसंबर में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने लगभग 16.73 अरब वित्तीय लेन देन किए। इन लेन देन का कुल मूल्य करीब 23.2 लाख करोड़ रुपए था। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू NPCI पिछले साल के मुकाबले लेन देन की संख्या में 39% और राशि में 28% की वृद्धि हुई है। पिछले महीने औसतन हर दिन 74,990 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। साथ ही इजराइल ने नए साल में गाजा पट्टी में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। उसने गाजा के शरणार्थी इलाके समेत कई जगहों पर हवाई हमले किए, जिनमें गाजा पुलिस के DGP और उनके सहायक समेत 37 फिलिस्तीनी मारे गए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।